नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों की बात और अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों को लेकर भारत के लिए किस तरह की चिंताएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके क्या किस तरह के असर पड़ सकते हैं, भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय साख पर उसके किस तरह के असर पड़ सकते हैं, इन मुद्दों की बात। साथ ही साथ जो कल का जो घटनाक्रम हुआ है वहां पर जिस तरह से आतंकवादियों ने विस्फोट वहां पर किए हैं और करीब 60 से ज्यादा लोगों के अधिकृत तौर पर वहां के नागरिकों की जान गई है, 13 अमेरिकी फौजियों की कमांडो हैं उनकी जान गई है और 150 से ज्यादा लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं। इस घटना के बाद अफगानिस्तान के हालात को लेकर और वहां पर तालिबान की भूमिका को लेकर भी दुनिया के जो बड़े देश हैं उनको नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी, कर्नल फसीह अहमद साहब, कर्नल फसीह अहमद साहब और मेजर जनरल चतुर्वेदी दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं और दोनों का इस जो अफगानिस्तान और जो मध्य पूर्व की राजनीति है, भू राजनीति है, उसको उस पर काफी गहरी पकड़ है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके आलोक रंजन जी, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी आपसे करना चाहता हूं। जिस तरह का ये जो घटनाक्रम है कल के बाद, जिस तरह से एकदम से ये तो माना जा रहा था कि आतंकवाद की जो दस्तक है वो वहां पर होगी। पहले भी इस तरह के सूचनाएं आ गई थी, जो गुप्तचर सूचनाएं हैं कि किसी न किसी तरह से आतंकी हमले हो सकते हैं और अब जो आतंकी हमला हुआ है उसने काफी स्थितियों को वहां पर बहुत एक तरह से भयावह बना दिया है। पहले ही एयरपोर्ट के आसपास का इलाका बहुत ज्यादा खतरे में था और नई तरह के खतरे वहां पर पैदा हो गए। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसमें हम लोगों को दो तीन चीजें पहले जानने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि तालिबान, पहले तो वहां से हम शुरू करते हैं कि तालिबान एक मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें अलग अलग इंटरेस्ट हैं। जैसे उनके जो हेड हैं अखुंज़ादा साहब, वो पहले से ही अलकायदा से प्रभावित हैं, अलकायदा के ही एक तरह से नक्शे कदम पे हैं। जब वो बने भी थे तो उन्होंने अपनी एलिजियंस अयमान जवारी के लिए बताई थी। दूसरा हक्कानी नेटवर्क है जो कि पूरी तरह से आईएसआई के साथ है। बीच में मुल्ला बरादर हैं जो कि एक तरह से ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। दूसरा जो यहाँ पे जो आईएसकेपी है उनमें और तालिबान के ऑब्जेक्टिव्स में फर्क है। यहाँ की ऑब्जेक्टिव शुरू से जब तालिबान बना था तब से तालिबान का ऑब्जेक्टिव एक सिंगल पॉइंट था कि अफगानिस्तान में जो करप्शन के खिलाफ वो जो मुजाहिदीन का जो इंटरनेशनल फाइट थी उसके अगेंस्ट था। और ये एसेंशियली है पश्तून ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहाँ करीब 42% पश्तून हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा एक तबका जो है वो अभी भी पश्तूनों का है। दूसरा जो वो उनका जो इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान के अंदर ही है। जहाँ की आईएसकेपी है उनका जो इस्लामिक कैलिफेट वो उम्मा की बात करते हैं, ये आईएसआई का और ये अलकायदा से। तो ये जो उनकी इंटरनेशनल फाइट है ये एक तो उसका इस पे असर है, ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरे लिंक है कि तालिबान ने बहुत ही एक मर्क्यूरियल विक्ट्री में उन्होंने काबू कर लिया, लेकिन अभी क्या है कि जो इंसर्जेंसी का जो स्टेजेस होती है, जो स्टेज 1 कि जो भी खुद मुख्तार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अभी नहीं भी है लेकिन जो इस वक्त जिसके कब्जे में है उसके अगेंस्ट एक तरह की भावना को पैदा करना कि ये नकारे हैं, ये नहीं कर सकते, तो ये उसका एक्सप्रेशन है। तीसरी चीज इसमें क्या है कि ये आईएसआई का भी एक तरह से
दिखाने का ढंग है कि वो हक्कानी के थ्रू आईएसकेपी भी उनके साथ है। तो ये जो एक वहां पे जो पावर स्ट्रगल है, ये उसका एक नतीजा है। दूसरा, अगर आप वहां देखें तो इसमें अमेरिका, हालांकि उनके 13 लोग मरे हैं, और जैसे कि बाइडेन साहब ने एक बहुत जोर से बोला है कि भाई इसका बदला लिया जाएगा, तो ये एक तरह से मुझे लग रहा है कि ये चाहते या ना चाहते हुए ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि अभी किस तरीके से वो और कुछ दिन रुक करके और कोशिश कर सकते हैं कि हम किस तरीके से आईएसकेपी को, क्योंकि 2015 में आईएसकेपी बना था, और जो इनका एरिया इन्होंने अपने लिए सेलेक्ट किया है वो है कुछ हिस्सा ईरान का, अफगानिस्तान, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान, खोरासान का प्रोविंस, वहां से वो गिनते हैं। तो ये जो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी इंटरनेसीन फाइट है, और ये इशारा कर रही है कि ये गृह युद्ध की स्थिति रहेगी। और इसमें क्या है, जो बाहर की शक्तियां हैं, जैसे कि आप जाइए, अलकायदा जो है उसका जो है वो टर्की से आईएसआईएस को सपोर्ट मिलता है। तो टर्की अपने इसमें एक वो अपनी एक एर्दोगान साहब की एक सोच है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के वो एक नए कैलिफ बनना चाहते हैं। ये चीज है। मेरा जो असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट ये है। आगे फिर जैसे बात होगी तो मैं और इसके बारे में और बताऊंगा। बिल्कुल, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हम देख रहे हैं कि एक तरफ इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होकर दिख रही है। उसने तो एक तरह से इन जो आतंकी घटनाएं हैं इनकी जिम्मेदारी लेने की भी बात कही है, लेकिन साथ ही साथ जैसे तुर्की की बात है, तुर्की वहाँ के एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, तालिबान से उनकी बातचीत चली है, इस तरह की भी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन इस सब में एक तरफ पाकिस्तान बहुत प्रफुल्ल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इस पूरी घटना को अपने लिए एक तरह से भारत कश्मीर का जो सवाल है उसको नज़र में रखते हुए अपने लिए एक जीत के तौर पर भी इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। फसी साहब, आप किस तरह से इसको देखते हैं कर्नल फसी, कि क्या वाकई में ये पाकिस्तान की जीत है, और क्या पाकिस्तान के लिए चीज़ें आने वाले दिनों में अफगानिस्तान का घटनाक्रम परेशानी की वजह नहीं बनेगा? देखिए, पाकिस्तान का ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा हद तक पूरा हो रहा है, प्रिलिमिनरी तौर पे कह सकते हैं। आगे क्या होता है ये बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। अभी तो हो रहा है उनका। और आप अगर आईएसआईएस-केपी पे जाइए तो ये 2015 में पैदा हुए थे, और ये कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट था पाकिस्तानी, उनके ही उससे ये निकले थे। और इनका एक बड़ा मजेदार बात है, एक्चुअली पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, इन्होंने, इनका ये कहना था कि इनकी जो मतलब स्टेटेड है वो है, अंदर से तो ये सब एक ही हैं, चाहे ये हो, चाहे तालिबान हो, चाहे इसके पहले अलकायदा थे, ये बेसिकली जहनियत से तो एक ही हैं ये। बट इन्होंने ये कहा था कि जो तालिबान है इनकी सोच ये थी कि तालिबान जो है वो जरा सा कमजोर फंडामेंटलिस्ट हैं। दे वांट, ये अपने को और ज्यादा नेचुरली आईएसआईएस की जो आप वो देखिए यूएसपी, वो बहुत ही ब्रूटल यूएसपी थी उनकी की, वो एक्सटर्मिनेशन में और बहुत ही विजुअली दिखा के लोगों को मारने वाले लोग थे। तो उनको लगता है कि ये बहुत कमजोर हैं, यानी कि तालिबान को वो उस दर्जे का नहीं मानते हैं, ये पब्लिकली ये कहते हैं। बट मेरा अपना जो इतने सालों में मैंने पढ़ा है और जो देखा है, और इराक में मैंने आईएसआईएस को पैदा होते देखा है, अलकायदा को हटते हुए देखा है। आई मीन हटते तो नहीं, हटते तो सतरे कोई नहीं है, बट ये है कि ये अंडर कवर चले जाते हैं, जैसे अभी ये चले गए, तालिबान जैसे चले गए थे पीछे। तो इनको हमने जो देखा है, तो किसी ने बहुत अच्छा कभी कहा था कि दे आर ऑल अ बंच ऑफ ग्रेप्स। आप एक प्लग कर लीजिए, दो प्लग कर लीजिए, तो ग्रेप का जो बंच है वो इंटैक्ट ही रहता है। तो ये इनके अपने पॉलिटिकल डिविडेंड्स हैं, पॉलिटिकल खेल हैं, और एक वर्चस्व बनाना इस्लामिक वर्ल्ड में कि वी आर द वंस नाउ। तो अब वो एक उन्होंने पैदा कर दिया है। हमारे हिसाब से ये आईएसआईएस खुरासान कोई अलग चीज नहीं है, ये उन्हीं से पैदा हुए हैं, उन्हीं के लोग हैं,
और वही हैं ये सब। देखिए, इनको इस मुल्क में मरने और मारने का कोई बहुत बड़ा एम नहीं, वो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। वो पिछले 40-45 साल से ऐसे ही रह रहे हैं, और इनमें 45 साल से 40 साल से तो वैसे ही लड़ रहे थे, उसके पहले वॉरलॉर्ड्स थे। तो द होल थिंग इज कि इनके वहां कोई उसका वो नहीं है। हमें प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी तरफ से देखें अगर इस टाइम, तो इन अ वे हमको एक मैसेजिंग ये जा रही है कि खुरासान प्रोविंस वाला जो एलिमेंट है वो अब हमको कश्मीर में तंग कर सकता है, बिकॉज ऑफ दैट इज व्हाट पाकिस्तान वांट्स। वो हो सकता है कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली हमको मैसेजिंग दे रहा हो, ये मे बी बिकॉज 2 दिन पहले हमारे सीडीएस ने कुछ बयान दिए थे, उसके जवाब में इन्होंने ये एक मैसेजिंग की हो क्या होगा वो आगे। भारत के लिए तो चिंताएं निश्चित तौर पर है। आलोक जी, एक कूटनीति के तौर पर जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति थी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अफगानिस्तान में हम कभी हाल के वर्षों में हम सबसे ऊपर अफगानिस्तान में हम नहीं रहे। पाकिस्तान, रूस, अमेरिका या चीन, दूसरे इन देशों का, यहाँ तक कि ईरान का भी हमसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर रहा है। हालांकि पिछली रिजीम में हमने काफ़ी वहाँ पैसा खर्च किया, वहाँ के विकास के लिए बहुत सारा पैसा हमने लगाया, लेकिन जिस तरह से भारत की जो कूटनीतिक हलचल इस बीच चली है, और जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने भी लगातार बातचीत की है, प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। अब भारत को आगे अब इसमें किस तरह का रुख भारत का होना चाहिए? कल जो विपक्ष के साथ जो सरकार की बातचीत हुई थी, उसमें तो उस सरकार ने जो प्राथमिकता बताई है, वो प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले हम वहाँ से अपने भारतीयों को वापस हमको निकालना, वो हमारी पहली प्राथमिकता है, और बाकी नीति हम आने वाले दिनों के हिसाब से तय करेंगे। और विपक्ष ने भी इससे सहमति जताई। भारत के आपके हिसाब से भारत की प्राथमिकताएं अब क्या होनी चाहिए? देखिए, जैसा मैं समझ में आ रहा है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान हमारे लिए उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भारत के लिए, इसलिए इट इज वेरी सेंसिटिव इशू जो है अफगानिस्तान का हमारे लिए है। और आपने कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, तो मैं समझता हूँ ये सिचुएशन इंडिया के लिए काफी सीरियस है और काफी ध्यान देने लायक है। द सिचुएशन जो अभी जो बनती निकल रही है, अभी इंडिया के पोजीशन बहुत, इसमें मैं नहीं समझता हूँ बहुत कि बड़ी क्लियर है या बहुत अच्छी कोई पोजीशन है। व्हाट इंडिया हैज टू डू नाउ इज टू वेट एंड वॉच, और ये देखें कि कैसे चीजें डेवलप होती हैं, और उसके हिसाब से अपने रिस्पॉन्स को कैलिब्रेट करना पड़ेगा हिंदुस्तान को। अब देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान में भारत ने, अभी आपने सही कहा कि पिछले 20 वर्ष में ऐसा कोई रोल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करीब $3 बिलियन का हिंदुस्तान ने वहां की सड़कों में, वहां के डैम्स में और उस सब में किया है। एक तरीके से काफी इन्वेस्टमेंट वहां भारत का हुआ है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ कि यूएस वहां 20 साल रहे, 20 साल में वहां उन्होंने उसका डेवलपमेंट भी कराया, $1 ट्रिलियन वहां डाले भी, और उसके बाद एकदम से विड्रॉ कर गए। और विड्रॉ करते समय मुझे तो एक डिप्लोमेटिकली जो मैं देखता हूँ, आई एम सरप्राइज कि इतनी जल्दी तालिबान ने टेक ओवर कैसे कर लिया और पूरी गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की थी गिर कैसे गई। समटाइम्स मेरे मन में तो ये भी, आई कैन शेयर विद यू, शक आता है क्या यूएस की रजामंदी से हुआ है ये, कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कहीं यूएस की। तो यूएसए जैसी गवर्नमेंट वहां पे कंट्रोल में रहे 20 साल, और उनकी आर्म्ड फोर्सेस रहे, अफगान आर्मी को ट्रेन करें, और वो ऐसा जबरदस्त कोलैप्स हो जाए और इन लोगों को पता भी ना चले, इनके ना इंटेलिजेंस हो ना कुछ हो, तो ये एक इशू सोचने वाले हैं। पर ऑल सेड एंड डन, आज सिचुएशन यही है कि तालिबान इज फाइटिंग टू कंट्रोल, और जैसा मेजर जनरल चतुर्वेदी ने कहा कि तालिबान अकेला नहीं है, देयर वेरियस अदर ग्रुप्स जो कि उसमें इस समय अपना सोच रहे हैं कि किसका कितना हक हो जाए उसमें वहां पे। पर तालिबान इज अपियरिंग टू बी द डोमिनेंट ग्रुप एट द मोमेंट, कि वो कैसे कर सकता है। तो अब इंडिया को ये देखना है कि अब तक कि तालिबान को हम क्या रिकग्नाइज करें, तुरंत एक इशू आता है, क्या उनको लेजिटिमेसी दें रिकग्नाइज करके। तो अभी तो मेरे ख्याल से इमीडिएट इंडिया को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इंडिया को वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और जो G7 कंट्रीज हैं, उनका क्या एटीट्यूड, उनके साथ वर्क करना चाहिए इंडिया को, उनके साथ वर्क करके हाँ एक रूपता का विचार अपना सामने लाएं जैसे तो, और धीरे धीरे वेट एंड वॉच की तालिबान की या अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। कल के काबुल वाले ब्लास्ट ने दिखा दिया कि वहां एक ISIS ने दिखा दिया कि हम प्रेजेंट हैं। ISIS ने एक तरीके से तालिबान को भी एक साउंड कर दिया वार्निंग, वी आर देयर, वी कैन नॉट काउंट अस आउट।
तो आप तालिबान भी उनको अकाउंट आउट नहीं कर सकता। तो उस सिचुएशन में क्या ये डिफरेंट अफगानिस्तान होगा, जो तालिबान एक कहने की कोशिश कर रहा है कि हम उसको टेररिज्म का हब नहीं बनने देंगे, या विल बी स्लाइटली डिफरेंट? क्योंकि तालिबान ऐसा कह रहा है क्योंकि वो लेजिटिमेसी चाहता है, रिकग्निशन चाहता है, पर वो विल इट बी एबल टू डू दैट अभी? इसलिए बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्व करने की बात है। और फिलहाल जैसा आपने कहा, अपने नागरिकों को वहां से ले आना, जो और अफगान से लोग आना चाहें उनको फैसिलिटेट करके ले आना, इस सब पे फोकस करना चाहिए और सिचुएशन को पूरी तरह से वॉच करना चाहिए। हम दोनों तरफ से अभी अपने आप को कहीं कमिट ना करें और देखें कैसे सिचुएशन को डेवलप होती है। बिल्कुल सही बात है। वेट एंड वॉच वाली जो स्थिति है वही शायद सबसे बेहतर होगी। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, भारत का वहाँ पर जिस तरह से बहुत एक तरह का व्यापारिक हित है, और ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में जैसे ही स्थितियां खराब हुई हैं उसके बाद जो भारत में जो सूखे मेवों का जो व्यापार है वो बहुत प्रभावित हुआ है, और अचानक दाम बढ़ने लगे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और दाम में बहुत तेजी से वृद्धि हो। तमाम दूसरी तरह के भी और व्यापारिक सहयोग अफगानिस्तान से भारत के थे, उन पर भी एक तरह से जो स्थितियां हैं उसकी वजह से काफी आघात लगा होगा। क्या एक अर्थशास्त्री के तौर पर आपका क्या आकलन है? आपका शायद अनम्यूट है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। इस प्रकार से तालिबान एक ब्लैक इकोनॉमिक सिस्टम से अपने को आगे ले जा रहा है, और जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पटरी पर लौट रही थी, और जिस प्रकार से भारत की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत तमाम विद्यार्थी वहां के आम लोगों के यहाँ विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के 2 महीने पहले बहुत से बच्चे वापस आ गए अपनी फैमिली लेकर, यानी कि वहां पर ये चीजें बहुत पहले से क्लियर थी कि ये होना है, हुआ अब है 1 महीने के अंदर में, लेकिन पिछले 2 महीने से लोग वहां पर भाग रहे थे। दूसरा, अगर आप देखते हैं तो वहां का जो इंटेलिजेंसिया है या वहां का स्किल्ड लेबर फोर्स है वो निकल चुका है। जहां तक सूखे मेवे की बात है, ये भारत के दृष्टिकोण से एक तात्कालिक प्रभाव वाली चीज एक छोटे दायरे में हो सकती है, बहुत छोटे पॉपुलेशन के लिहाज से मिडिल क्लास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि भारत जिस प्रकार से अफगानिस्तान से अपने रिश्ते बढ़ा रहा था, जैसे अभी आलोक रंजन जी ने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक वहां पर हमारी पार्टनरशिप थी, और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, और इंडिया का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट था वहां पर, पूरे उनके इकोसिस्टम को उठा करके आप देखें। जिस प्रकार से अब खतरा ये पैदा हो रहा है, वहां का जो इकोनॉमिक हब है वो डिस्टर्ब होने की कगार पर आ चुका है। उसको पटरी पर लाना, क्योंकि लेजिटिमेसी पॉलिटिकल मिलती या नहीं मिलती, लेकिन इकोनॉमिक लेजिटिमेसी एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर से नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जिस प्रकार से उनके यहाँ करेंसी का कोई पता नहीं चल रहा है, कहां पर नहीं है, बैंकिंग सिस्टम पूरा बंद हो चुका है। आप देखिए, आवागमन उन्होंने अपने कंट्री वालों के लिए पूरी तरह से रोक दिया है कि अफगानी बाहर नहीं जा सकते, अंदर आने की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत के साथ ही नहीं, कैसे क्या होगा वो कहना मुश्किल है। दूसरा, एक चुनौती जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज की है, क्योंकि तालिबान या इस तरह के जो गुट हैं उनके सामने अब एक और चुनौती यह है कि जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कैसे करें। कौन एक्सप्लॉइट करेगा? पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है। चाइना करना चाहता है, लेकिन क्या और कंट्रीज करने देंगे? क्या रसिया साइलेंट रहेगा? क्या ऐसा तो नहीं कि उनका जो है इकोसिस्टम पास के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन मुस्लिम कंट्रीज के इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब करता है? तो ये एक छोटा अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। देखिए, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, वो चाहेगा कि हमारे इर्द गिर्द फेल्ड स्टेट का जमावड़ा हो, ताकि वो उसका अगुवा बनके, यदि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे आना चाहता है, तो पाकिस्तान एक फेल्ड इकोनॉमिक स्टेट के रूप में, पॉलिटिकल स्टेट के रूप में आगे आकर के छोटी छोटी कंट्रीज का मुखिया बनना चाहता है, और वो बार्गेनिंग करना चाहता है जो 70s और 80s से अमेरिका के साथ या कभी रशिया के साथ करता रहा है। अब चाइना ने पहली दफे उसको पानी पिलाया है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा पाकिस्तान को बताता हूं, सोचिए उसका रिपरकशन अफगानिस्तान पर क्या होगा। अभी पिछले वर्ष
पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक स्टडी कराई कि चाइना ने जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और जो बिजली प्रोडक्शन का रेट उनका था, तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग उन्होंने कोट ये किया है, भारत का जो वर्स्ट हमारे यहाँ पावर प्रोडक्शन होता है और उसका जो रेट आता है उसके भी कई गुना वहां पर उसका रेट है। अब आप सोचिए कि इस कंडीशन में, पाकिस्तान की अपनी स्टडी है, कोई भारत का नहीं, उनके पार्लियामेंट की स्टडी है अपनी, अगर ये चीज अफगानिस्तान पर लागू होता है तो उसके इकोनॉमिक रिपरकशन, जैसे पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर क्या, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फेल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग, जैसे आलोक साहब कह रहे हैं कि यूएसए की है, खुली किताब है कि वो टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, वो खाली अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं बाइडेन साहब, और बाइडेन साहब एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं रहे। बाइडेन साहब एक नई प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो ये मान के चले कि सिचुएशन और डिटेरियोरेट करेगी। भारत को आगे बढ़ करके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रीजन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्वाड की जैसे बात चल रही है, जो पहले चाइना के खिलाफ बात चल रही थी, वो यहाँ पर भी चल रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल, कि काफी इसमें फोर्सफुल बात करनी है। बिल्कुल, भारत को अपनी भूमिका बहुत गंभीरता से इस पूरे प्रकरण पर रखनी पड़ेगी। चतुर्वेदी साहब, एक चीज मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो अफगानिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, और यहाँ तक कि जो अभी उसका दावा है कि जितने लोग अफगानिस्तान से निकले हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तान बॉर्डर से विदेशी नागरिकों को जो बाहर निकाला गया है, सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तान बॉर्डर से आई है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको लेकर भी विवाद है, और तालिबान एक तरह से उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में पाकिस्तान के अभी उनके जो सेना के जो वो हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी जो है मेजर जनरल बाबर, उन्होंने कहा है कि जो भारत, हम तो अफगान सैनिकों को, बड़ा सरकास्टिक बयान है कि हम तो अफगान सैनिकों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देना चाहते थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर हमारे यहाँ बहुत कम आए, ज़्यादातर इंडिया में गए, और इंडिया की ट्रेनिंग का नतीजा ये हुआ है कि वो इस तरह से उन्होंने मैदान छोड़ा है। तो इस तरह की जो परिस्थिति है पाकिस्तान के लिए, इस नई परिस्थिति में किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा असर भारत के साथ होगा? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके पहले मैं एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। वो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, जो एक बहुत ज़रूरी है कि जो चाबहार, जाहिदान, ज़रांश, दिलाराम और ताजिकिस्तान, दुशानबे, और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा है। तो ये एक उनके ये एक ऐसा रूट है, जैसा कि आपके बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, उसके थ्रू नहीं है, और इसमें ईरान भी इंटरेस्टेड है। तो ये जो है, ये अफगानिस्तान में जो ये असमंजस की स्थिति है, उससे उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा जो दूसरी चीज और फर्क पड़ेगा वो टापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की जो पाइपलाइन है वो अभी लिम्बो में चली गई। जहां तक चाइना का सवाल है, उनका कोई खास, उनकी निगाहें लगी हुई है लिथियम के ऊपर, क्योंकि 1 ट्रिलियन प्रोस्पेक्टेड है, उसके ऊपर है। लेकिन जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है, जैसा कि प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया भी, कि चाहे वो आयंग माइंस हो, चाहे वो आमू दरिया ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, वो दोनों फेल्ड प्रोजेक्ट हैं। तो चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं ना। आपके इस सवाल पे आता हूँ कि पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान में जो ये डुरेंट लाइन है, ये जो 1896 में बनी थी, वो एक अंग्रेजों की एक चाल थी कि पश्तूनों को एक तरफ पख्तून बना दिया, एक तरफ पश्तून बना दिया, क्योंकि इस तरीके से आपने जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब थी वहां की, उनको डिवाइड कर दिया। तो इसको किसी रिजीम ने कभी अफगानिस्तान में एक्सेप्ट नहीं किया। 1960 से 2001 के बीच में भी जब तालिबान थे, तब भी इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त भी जो थे लोगों ने, जो कयानी वगैरह जो उस वक्त थे डिफेंस मिनिस्टर, मतलब चीफ ऑफ आर्मी, उन्होंने बोला था कि इसको मान जाइए। तालिबान ने तब नहीं, बिकॉज कोई तालिबान अफगानिस्तान में कभी इसको नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट इसीलिए मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान जो ये सोच रहा है कि उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी अफगानिस्तान में, ये उल्टा पड़ जाएगा। कल को हो सकता है एक पख्तूनिस्तान का मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाए
तो पाकिस्तान डिसमेंबर ही ना होने की कगार पे आ जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में उनकी दम है नहीं इस वक्त। तो ये जो स्थिति है, ये पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज टर्म में इसका फर्क कोई खास नहीं पड़ेगा। जो उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग वो फैक्ट्स पे बेसिस नहीं है, उनके कुछ ऑफिसर्स यहाँ भले ही ट्रेन करने के लिए आए, लेकिन एसेंशियली उनकी जो ट्रेनिंग है वो अमेरिकन ने की। अमेरिकन को ट्राइबल का इंटरप्ले नहीं पता है। आप देखिए जो अफगानिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है, उनकी जो ट्राइबल स्ट्रेंथ है कि वो जो है पहला वो बात बोलते हैं इस्लाम, एंड दूसरी चीज कि तू कैसा पठान है भाई। तो वो उनकी जो ट्राइबल स्ट्रेंथ है, आज भी देखिए कि कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। जो ये आपके अमरुल्ला साले कहाँ गए? पंजशीर में, क्योंकि ताजिक होम ग्राउंड है। अब्दुल्ला को कभी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनकी माँ ताजिक है। तो वहां पे जो ये चीज अमेरिकन ने समझी, मिला के रखा। दूसरा, जो 3 लाख की फौज वो बोली जाती है, वो सबसे बड़ा होक्स है, क्योंकि उसमें से 1 लाख तो पुलिस है। अच्छा, उनको तनख्वाहें आप दे नहीं रहे हो, तो छोड़ के भाग रहे हो, अपना वो वेपन बेच रहे हैं। दूसरा, जो 2 लाख में बचे, उसमें करीब 1 लाख जो है बॉर्डर पे तैनात हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। आपकी फौज है 1 लाख, तो 1 लाख के अगेंस्ट 70,000 तालिबान आप नहीं लड़ाई कर सकते हो, जबकि ये ज्यादा मोनोलिथिक है। तो इसलिए जो पाकिस्तान जो बहुत खुश हो रहे हैं, ये खुशफहमी उनको पाले रहने दीजिए, उनको नुकसान होगा। जहां तक कश्मीर में उनके आने का सवाल है, मैं मानता हूं कि हमको अपना ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है पहले भी हुआ है, लेकिन जो 2001 या 1996 में स्थिति थी वो आज नहीं है। पूरी बॉर्डर फेंस्ड है। दूसरा, एक जो बहुत बड़ी गौर करने वाली चीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस तो है ही है। आप देखिए इधर हाल में जो नया भी एक निकल के आता है, जो हमारी ह्यूमन इंट का फायदा होने लगा है, कि जो ऑपरेशन ऑल आउट में वो 15-20 दिन में जो बड़ा चौधरी बनता है कि भाई वो नया लीडर आया है, वो लिक्विडेट हो जाता है। तो इसलिए ये उम्मीद मैं इसमें कभी ये नहीं कहूंगा कि हम लोगों को अपने गार्ड डाउन करना चाहिए, बट ये जो मल्टी लेयर सिस्टम है, इसको पार पाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखने की जरूरत है। ये मेरा मानना है। जी कर्नल फसीह अहमद साहब, जो मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूं कि जैसे जनरल साहब ने कहा कि और वो जाहिर बात है, कोई भी सेंसिबल आदमी वही कहेगा कि हमको अपने गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, पाकिस्तान इज अ सर्वाइवलिस्ट कंट्री। वो हम पिछले 50 साल से सुन रहे हैं कि बस कल खत्म हो गया, और वो साहब वो उस पर दुनिया भर की चीजें लग जाती, लेकिन वो निकल के चला आता है। हिस्ट्री गवाह है इसकी। तो आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान को कभी भी लाइटली मत कीजिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम पाकिस्तान को क्या ना, अब आप देख लीजिए 20 साल में पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग इट्स गेम, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे रहा हो, चाहे वो क्या नाम है इंटरस्टेट पॉलिटिक्स में रहा हो, जिसमें कि ऑब्वियसली पश्तून और उसकी बात हम कर रहे हैं, और चाहे वो इवन मिलिट्री सपोर्ट की बात हो। द फैक्ट इज कि पाकिस्तान अपने गेम्स खेलता रहता है, और एट द सेम टाइम माने ना माने, हम चाहे जो भी कह लें, उसको जीसीसी का इनडायरेक्ट सपोर्ट रहता है किसी ना किसी फॉर्म में। इस्लामी मुल्क जो हैं वो क्या, आप ये गुत्थी में बांध लीजिए कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद नहीं होने देंगी। अगर कोई मान रहा है इसको तो वो गलत मान रहा है। पाकिस्तान खत्म होना होता तो आज से पता नहीं कब खत्म हो गया होता, क्योंकि वो मुल्क बना ही नहीं था, उसमें लॉन्जिविटी थी नहीं। जिन आधार पे वो खड़ा हुआ था, वी न्यू की। बट द फैक्ट इज कि मैं हमेशा हर फोरम पे मैंने ये कहा है, और जो पढ़ा है मैंने थोड़ा बहुत, और जो मैं इंटरैक्ट किया हूं, वो बहुत ही बड़ा सर्वाइवलिस्ट है। वो साहब निकल आता है कहां से किस तरह से। द फैक्ट इज छिटाक भर का हमारी क्या नाम है 2 स्टेट्स की जीडीपी लेके, और उसने साहब सन 71 से नाक में दम कर रखा है हिंदुस्तान की। वो तो हम बिल्कुल कहीं न कहीं शायद भारत की जो एक सॉफ्ट पॉलिसी है, ये एक चीज बता दें, लेकिन पाकिस्तान की हम अपना दिल बहलाने के लिए अपने को सॉफ्ट स्टेट और वो सब कह सकते हैं। द फैक्ट इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देयर इज नथिंग नोन एज वो। आपके पास आप रीजनल पावर हैं, अगर आप जहन
में आपके ये चीज नहीं है तो आप में कोई कमी है। इफ यू आर, आप जिस तरह आपकी जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है इस टाइम इंडियन ओशन के अंदर, आपका जो आपका वो है जितना पेनिट्रेशन है, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं वो पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है, पाकिस्तान कितना सरवाइव करेगा वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त निश्चित तौर पर चुनौतियां तो हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान को प्रभावित करेगा, और पाकिस्तान ने खुद ये कहा है कि अफगानिस्तान का जो टेरर है, वहाँ का जो आतंकवाद है, उसका सबसे बड़ा शिकार अफगानिस्तान अगर है तो दूसरे नंबर का शिकार पाकिस्तान है। इतने ज्यादा लोगों को वहाँ अफगानिस्तान के आतंक की वजह से उनकी मौत हुई है, उतने लोगों की जिंदगी वहाँ डिस्टर्ब हुई है, ये पाकिस्तान स्वीकार करता है। लेकिन आलोक जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ संक्षेप में। अभी जिस तरह से जो यहाँ पर बात हुई कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बहुत गंभीरता से प्रभावित करेगा। बहुत अनेक मायनों में बहुत उसके असर ऐसे होंगे जिनकी शायद हम पहले कल्पना नहीं हमने की है। ऐसे में भारत के लिए क्या, भारत की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो, उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि भारत के लिए वो बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात हो जाती है। और अब ये बात आती है, कई लोग कह रहे हैं कि भारत को शायद पहले से इसमें रोल अदा करना चाहिए था, जब मालूम था पिछले 2-3 साल से कि यूएस पुल आउट करने वाला है, और जब से बातचीत की शुरू हुई थी। व्हाई डिड दे नॉट प्ले अ मेजर रोल? पर आई डोंट नो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि भारत के लिए भी बड़ा मुश्किल सवाल था कि वो क्या तालिबान से नेगोशिएट करते। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी स्थिति थी कि भारत तालिबान से नेगोशिएट करता या उसको करना ही चाहिए था। तो वो किस प्रकार इस चीज में रोल प्ले करता अपना, आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन अब जो है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, ये क्वेश्चन उसके सामने है कि वो क्या तालिबान के साथ नेगोशिएट करे या जैसे कि और सोचे कि क्या सिचुएशन डेवलप होती है। तो अभी तो यही है कि ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है उसके मुताबिक ही उनको रोल अदा करना चाहिए। मैं एग्री करता हूं महेंद्र चतुर्वेदी से बिल्कुल कि पाकिस्तान इसमें बेहद खुश है। वो समझता है कि हमने ये तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे और अफगानिस्तान हमारे नियंत्रण में रहेगा। बट दैट मे नॉट बी ट्रू। और जो पश्तून वाली बात उन्होंने कही, दैट इज वेरी लाइकली कि वहां तालिबान का वो जो आए तो वो एक हिस्सा इनका भी नहीं बगावत में खड़ा हो जाए पाकिस्तान में कि साहब हमको भी सेपरेट नेशन बनाइए या हमको अलग उनके साथ जुड़ के सेपरेट नेशन बनाए। दिस इज क्वाइट लाइकली। तो पाकिस्तान ऑल्सो शुड नॉट थिंक कि सिचुएशन बिल्कुल उनके लिए बनी बनाई जैसे सामने आ गई है। सिमिलरली चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना सोच रहा है कि वहां की आयरन ओर माइंस, कॉपर माइंस, उस सब को वो जो है वो एक्सप्लॉइट कर लेंगे। बट द पॉइंट इज कि क्या, जैसे प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा, विल दे बी अलाउड टू डू सो? क्या और कंट्रीज इनको अलाउ करेंगे? या और कंट्रीज छोड़ दीजिए, वहां के जो माफिया लॉर्ड्स हैं या गैंग लॉर्ड्स हैं या वो जो वहां पे ब्लैक मार्केट में डील करते हैं सब लोग, वो इसमें जिनको कंट्रोल है, विल दे अलाउ दिस टू हैपन? दीज आर मेनी क्वेश्चन। बिल्कुल जो वहाँ की इकोनॉमी है, अभी तक भी जो तालिबान की इकोनॉमी है, ये माना जाता है कि तालिबान की जो कुल उनकी जो कमाई है उसका 1/3 हिस्सा जो वहाँ पर जितनी भी माइनिंग अभी हो रही है उस माइनिंग से वसूली के जरिए आता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बहुत आसानी से तालिबान भी किसी मुल्क के सामने, जैसा चीन कम से कम पाकिस्तान में चीन ने किया है, शायद अफगानिस्तान में ऐसा करने का मौका न हो। लेकिन प्रोफेसर अग्रवाल, बहुत संक्षेप में मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। जो भारत के आर्थिक हित हैं, जो इन्वेस्टमेंट भारत का वहां पर है, वो उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, जो भारत का इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, लेकिन उसने जो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी उसकी तरफ किया है, और आप चाहे पंचशील में देख लें चाहे और प्रांतों में वहां कर देख लें, तो वहां की जनता है जो रियल उनका जो है एसेट है, भारत का जो एसेट वहां पर तैयार हुआ है वो फिजिकल एसेट पार्लियामेंट के रूप में या डैम के रूप में ना हो करके वहां एक फिजिकल एसेट है। और जिस प्रकार से सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत आज अगर भारत में आईसीसीआर का, फॉरेन मिनिस्ट्री का जो एक विंग है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और जितना ट्रेन होकर के गए हैं, मैं अपने विश्वविद्यालय में अपने विभाग में खुद देख रहा हूँ, बीइंग एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस प्रकार से उनका आकर्षण बढ़ा। जो हमारे बच्चे हैं कल को यही हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ खड़े होंगे। आज के दिन क्राइसिस है, हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज वी आर लूजिंग, बट व्हाट एवर इन्वेस्टमेंट जिस पर्पज से हमने किया था कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो डेवलप होती है वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करती है।
तो उस डिप्लोमेसी को एक नई डिप्लोमेसी है और इस डिप्लोमेसी का लाभ हमको मिलेगा। तालिबान इज ए शॉर्ट लिव्ड एंटिटी और ये जो भी होगा आप देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक बात है। इस तरह के एंटिटीज सेल्फ लिक्विडेटिंग होते हैं, आपस में खत्म होंगे। जैसे चर्चा आ रही है पाकिस्तान के लिए कितना डैमेजिंग होगा, अलग देशों के लिए क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं चाइना और ये भी डैमेजिंग हो, क्योंकि अब जो महत्वाकांक्षा है आज के तालिबान की, जिस प्रकार से वो डिप्लोमेसी कर रहा है, वो इकोनॉमिक लीडरशिप भी चाहता है। वो ठीक है कि विश्व के राष्ट्र उसको समर्थन नहीं देंगे, उसका पहला शिकार होगा पाकिस्तान, नेक्स्ट शिकार चाइना होगा, क्योंकि चाइना को एक सबसे पहला कंट्री, चाइना जहां सरकार भी नहीं बनी है अभी अफगानिस्तान में, उसको वो वहां पर लेजिटिमेसी दे रहा है। आप सोच सकते हैं चाइना का ग्रीड क्या हो सकता है। तो आई थिंक कि शायद वहां पर भारत के लिए भविष्य खत्म नहीं हुआ है, आर्थिक भविष्य बेहतर रहेगा, महिलाओं को वहां समर्थन भारत के साथ है, युवाओं का समर्थन, जो समझदार युवा है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन, क्योंकि अगर बिजली वहां पर मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो भारत की वजह से मिल रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी भारत को इसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, ये जो परिस्थिति है, चीन, जैसा आपने खुद कहा कि चीन तो लगभग 1 महीने पहले तालिबान के साथ बहुत उच्च स्तरीय बातचीत चीन ने शुरू कर दी थी और निश्चित तौर पर चीन की जो नीति है, जिस तरह से चीन की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो तालिबान के प्रभाव वाले अफगानिस्तान में वो और बढ़ेंगी। लेकिन जो उम्मीद आपने जगाई है कि भारत के जो दीर्घकालीन हित हैं वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और अभी दिक्कत हो सकती है, आगे भारत के लिए उम्मीद है वहाँ पर और वो उम्मीद बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल दुनिया की चिंता इस बात पर है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका कितना भयानक रूप अभी और देखना बाकी है और पूरा विश्व समुदाय अफगानिस्तान को लेकर इसी बात से सबसे ज़्यादा चिंतित है कि वहाँ के लोगों के जीने के अधिकार, वहाँ के लोगों के मानवाधिकार, वहाँ के लोगों की आज़ादी कैसे बरकरार रखी जा सकती है। मुझे लगता है भारत सरकार की नीति भी उसी दिशा में आगे काम करेगी। वहाँ सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो और अफगानिस्तान जो कि एक हम लोगों के दिल में एक खूबसूरत इलाके के तौर पर है और पठान कह के भारत में अब भी एक बड़े दिलदार किस्म की कौम की बात होती है, उसी रूप में अफगानिस्तान आने वाले दिनों में बचा रहे। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।